भोजन हुआ था। अब इसमें जो लोग नहीं आए थे उनको थोड़ी दिक्कत होगी अगर पूछेंगे तो। समांतर क्रम में क्या रख देंगे? 1/। लेकिन आपको कुछ चीजें तो जाननी पड़ेंगी उसमें ना। वो तो प्रतिरोध था, बाकी चीजें कैसे जानोगे? तो कुछ चीजें तो जाननी ही पड़ेंगी। तो सेकेंड टॉपिक होगा, अगर मान लो समांतर क्रम में चालकों को जोड़ दिया जाए तो उनके बीच ऊष्मा का प्रवाह कैसे होगा, यानी हीट का फ्लो किस तरह से होगा, और थर्मल रेजिस्टेंस कितना होगा, ऊष्मीय प्रतिरोध, और टोटल इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कितनी होगी। दिक्कत है क्या? क्या? तो तुम पीछे बैठ जाओ, सबसे हट के बैठ जाओ, नहीं में गिर गिरा दी हो तो दिक्कत हो जाएगी। चलो देखो, मोबाइल भैया जेब में डाल दो। दो चालकों को किसमें जोड़ना है? समांतर क्रम में जोड़ने पर क्या निकालना है? ऊष्मा प्रवाह की दर। इससे कम दिख रहा होगा ना? दिख रहा है पीछे तक? ऊष्मा प्रवाह की दर, और क्या चाहिए? ऊष्मीय प्रतिरोध चाहिए, और आपको तुल्य ऊष्मा चालकता चाहिए। इसमें इंटरफेस टेम्परेचर नहीं होता, संधि पृष्ठ का इसमें ताप नहीं होता, क्योंकि पैरेलल में इसमें जोड़ना पड़ता है। इंग्लिश में बताना पड़ेगा। तो देख लो भैया, इसमें क्या क्या निकालना है। एक तो है, आपसे बोला गया रेट ऑफ हीट फ्लो चाहिए, और क्या चाहिए? ऊष्मीय प्रतिरोध यानी थर्मल रेजिस्टेंस चाहिए, और तुल्य ऊष्मा चालकता यानी आपको इक्विवेलेंट हीट कंडक्टिविटी चाहिए। इतनी चीजें आपको निकालनी है। इन कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर किसमें है? पैरेलल में है। तो अगर पैरेलल में आप ऐड करोगे दो कंडक्टर को तो उसमें इतनी चीजें आपको बतानी है। पैरेलल में कैसे? सपोज दैट आपके पास एक ये कंडक्टर हो गया, कोई एक चालक हो गया, इसी के पैरेलल एक नीचे ऐड कर देना है। ये पैरेलल में हमने ऐड कर दिया। कल कैसा था? इसके सामने ही दूसरा ऐड किया था, सीरीज में था। आज ये पैरेलल में हो गया। मान लीजिए कि पहले कंडक्टर का एरिया A1 है, कल एरिया सेम था ना? आज यहाँ पे कोई मोटा पतला भी हो सकता है, बस क्या सेम होगा? दोनों की लेंथ सेम है। आज वाले में क्या होगा भैया? लेंथ दोनों की सेम हो जाएंगी। दूसरे का एरिया हो गया A2। फर्स्ट की कंडक्टिविटी K1 लेट कर लीजिए चालकता, और दूसरे की K2 है। अगर मान लीजिए यहां से हम Q हीट सप्लाई करें, इस साइड से इसको कैपिटल Q हीट देंगे, तो आपको मालूम है यहां से तो हीट साथ चलेगी, लेकिन अगर दोनों की कंडक्टिविटी अलग अलग है
कंडक्टिविटी इन द सेंस आप कह सकते हो कि मान लो एक लोहे का है, एक कॉपर का, आप मान लो एक तांबा हो गया, एक लोहा हो गया, और दोनों को हम एक साथ में हीट प्रोवाइड करेंगे, तो ये आपको भी मालूम होगा कि दोनों में टेम्परेचर सेम तो नहीं एब्जॉर्ब होगा, दोनों में बराबर ताप जाएगा, उसमें बराबर जाएगी, ऐसा तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है हीट का जो सबसे अच्छा कंडक्टर है वो जो इलेक्ट्रिसिटी का है वही हीट का भी है। तो इलेक्ट्रिसिटी का कौन सा है? और चांदी की बात ना करो भैया, यहाँ पे यहाँ लोहा और तांबे की बात करो, आयरन और कॉपर की बात करना है, वो तो इलेक्ट्रिसिटी में सबसे अच्छा कंडक्टर होता है। सिल्वर की बात वो बाद में करेंगे। यहाँ पे आपको मालूम है कि अगर मान लो ये सिल्वर हो गया, सॉरी ये कॉपर ले लिया, ये आयरन है, तो ज्यादा हीट तो इसी में जाएगी ना। दोनों में हीट का ट्रांसमिशन, दोनों में हीट का फ्लो सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा। अगर दोनों की कंडक्टिविटी सेम होती तो दोनों में हीट का फ्लो सेम रहता। जैसे कल वाले में था हीट का फ्लो सेम था, आज सेम नहीं रहेगा। तो यहां पे लेकिन हाँ, दोनों एंड पॉइंट के टेम्परेचर वही रहेंगे जो कल थे। इसका मान लीजिए टेम्परेचर θ1 है और इसका टेम्परेचर θ2 हो गया। एक साइड से आप इसको हीट प्रोवाइड करोगे तो दोनों टर्मिनल्स के जो टेम्परेचर होंगे वो सेम तो होंगे नहीं। इसको θ1 लेट कर लिया, इसको θ2 लेट कर लिया। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि θ1 और θ2 में किसका टेम्परेचर कौन ज्यादा होगा, कौन ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसी साइड से हम हीट दे रहे हैं, तो जिस साइड से हीट आप दोगे वही साइड क्या होगा, हाईएस्ट टेम्परेचर वाला होगा। और टेम्परेचर कहां से आता है? हीट के ट्रांसमिशन से टेम्परेचर डेवलप होता है, ऊष्मा के स्थानांतरण से ताप उत्पन्न होता है। ये पीछे बता चुके हैं आपको। चलिए अब यहां बात करते हैं, हमें निकालना है रेट ऑफ हीट फ्लो। फार्मूला मालूम ना कल क्या था? नहीं मालूम? रेट ऑफ हीट फ्लो बताओ। H इज इक्वल टू फार्मूला क्या था? के ए θ1 माइनस θ2 इंटू टी तो खत्म हो गया था अपॉन में L, याद है? अब जो लोग कल नहीं आए थे वो सिर्फ मुंह ताकेंगे एक दूसरे का, क्या बोल रहा है ये। यही होता है ना आने से। तो तुमको भी समझ में नहीं आ रहा होगा ना। हाँ कल नहीं आए थे तो ध्यान देना, अगर नहीं याद है तो जो बता रहे हैं उसको ध्यान रखना। रेट ऑफ हीट ऑफ फ्लो यानी हिंदी में कहते हैं ऊष्मा प्रवाह की दर। इसका फार्मूला हमने कल बोला था, एज H इज इक्वल टू के ए θ1 माइनस θ2 अपॉन में L। ये फार्मूला होता है, ये कॉमन फार्मूला है। अगर किसी बॉडी की कंडक्टिविटी K है, उसका एरिया A है और उसके एंड पॉइंट के टेम्परेचर θ1 और θ2 है, कंडक्टर की लेंथ L है, तो उसका रेट ऑफ हीट फ्लो ये फार्मूला होगा। अब यहां पे हम बात करते हैं पहले वाले कंडक्टर की, क्या होगी? ऊष्मा प्रवाह की दर H1 मान लेते हैं। कंडक्टिविटी कितनी है? K1 है। एरिया कितना है? और इसके एंड पॉइंट के टेम्परेचर क्या है? θ1 माइनस θ2 हो गया। लेंथ कितनी है? L है तो L ही रखी है। ऐसे ही आप बताइए सेकंड वाले कंडक्टर की ऊष्मा प्रवाह की दर क्या होगी? H2 इक्वल टू K2A2 θ1 माइनस अपॉन हो गया। अगर इस कंडीशन में आपसे पैरेलल में बात करें और किसी एक कंडक्टर की पूछ ले ऊष्मा प्रवाह की दर, रेट ऑफ हीट फ्लो, तो जिसकी पूछेगी उसी का फार्मूला आप ऐसे यूज कर लोगे। अब हमें क्या चाहिए? हमें टोटल इससे ऊष्मा प्रवाह की दर चाहिए। हेंस टोटल रेट ऑफ हीट फ्लो, कुल ऊष्मा प्रवाह की दर कितनी होगी? टोटल का मतलब दोनों कंडक्टर में, तो H इज इक्वल टू दोनों को ऐड कर लेंगे, H1 और H2।
H1 कितना है K1 A1 θ1 माइनस और अपॉन में प्लस K2 A2 θ1 माइनस अपॉन दोनों में कुछ कॉमन है, कितना है θ1 माइनस θ2 कॉमन हो गया, L भी कॉमन है लेकिन हम उसको कॉमन नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमें फार्मूला भी यहीं से मिल जाएगा, किसका, ऊष्मीय प्रतिरोध का, थर्मल रेजिस्टेंस का फार्मूला भी मिल जाएगा। तो यहां होगा K1 A1 अपॉन L प्लस K2 A2 बाई, ये हो गया हमारा टोटल रेट ऑफ हीट फ्लो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लिया इसको। चलिए आगे देखते हैं। यही फार्मूले से अगर आपको बता दें, आपको याद हो ऊष्मीय प्रतिरोध का फार्मूला क्या था कल, थर्मल रेजिस्टेंस का फार्मूला बोलो, कल बताया था, बोलो R इक्वल टू कितना था, अरे नहीं भैया वो तो निकला था, थर्मल रेजिस्टेंस का फार्मूला बना क्या था, L अपॉन KA, या टेम्परेचर के केस में क्या था θ1 माइनस θ2 अपॉन H का मतलब रेट ऑफ हीट फ्लो। तो देखो ये तो फार्मूला होता है, कल बताए थे, क्योंकि इसी से यहां बनाना है हमें। तो इस क्वेश्चन में हमें जो मालूम है H इज इक्वल टू θ1 माइनस θ2 और ब्रैकेट में क्या है K1 A1 अपॉन L प्लस K2 A2 बाई L। जरा ध्यान दीजिए, R इज इक्वल टू L अपॉन KA होता है, यहां पर KA बाई L है ना, इसका उल्टा है, अगर इसकी वैल्यू R है तो इसकी वैल्यू 1/R हो जाएगी, उल्टा है ना। लेकिन ये फर्स्ट कंडक्टर के लिए है, K1 A1 पहले कंडक्टर के लिए, तो क्या लिखोगे, तो ये हमारा 1/R1 हो जाएगा, होगा। और ये इसी के जैसा है तो ये दूसरे कंडक्टर का है, क्या बनेगा, H इज इक्वल टू होता है, अगर यहां से हम ये θ1 माइनस θ2 इधर ले आते हैं तो अपॉन में हो जाएगा, अब देखिए H अपॉन θ1 माइनस θ2, यहां पे θ1 माइनस θ2 अपॉन में H, यानी टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन में रेट ऑफ हीट फ्लो, दोनों का रेशियो क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। इसका उल्टा लिखा हुआ है यहां पे, अगर इसकी वैल्यू R है तो इसकी 1/R होगी, ये टोटल कंडक्टर का है। तो आपको मालूम हो गया कि पैरेलल में फार्मूला ये बना है थर्मल रेजिस्टेंस का, और सीरीज में क्या था, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, जितने भी कंडक्टर रहेंगे, हम तो ये दो कंडक्टर के लिए बना रहे हैं, जितने कंडक्टर होंगे उतने टाइम से ऐसे ऐड होता चला जाएगा, इतना मालूम हो गया। चलिए अभी क्या बचा है, ऊष्मा प्रवाह की दर हो गई, ऊष्मीय प्रतिरोध, तुल्य ऊष्मा चालकता। अगर मान लीजिए कि ये टोटल जो कंडक्टर हैं दो यहाँ पे, इसको हम पूरा एक कंबाइंड वन कंडक्टर मान लें, मान लो कि ये पूरा हमारे पास एक ही कंडक्टर है, तो इसकी कंडक्टिविटी भी एक ही होगी, K1 K2 तो नहीं होगी, कौन सी होगी, कुछ आप लेट कर लो। तो यहां पे क्या करने जा रहे हैं, इक्विवेलेंट क्या निकालना है, थर्मल कंडक्टिविटी, तुल्य ऊष्मा चालकता निकालना है।
तो यहां पे थोड़ा सा लिख देंगे लैंग्वेज में, नहीं तो आप भूल जाओगे। इफ बोथ कंडक्टर आर combined to each other and becomes one conductor, दोनों मिल करके एक कंडक्टर हो जाए, then let conductivity, तो उसकी कंडक्टिविटी मान लीजिए K है, टोटल कंडक्टिविटी K मान लिया। तो जरा बताइए रेट ऑफ हीट ऑफ फ्लो का फार्मूला क्या बनेगा टोटल अगर कंडक्टिविटी इसकी K मान ली जाए। तो H इज इक्वल टू फार्मूला जैसे यहां बनाया था, ये यहां पे H1H2, ऐसे ही पूरे के लिए क्या बनेगा अगर टोटल एक कंडक्टर हो, तो जानते हो K A होता है ना, K A, और हमने टोटल की कंडक्टिविटी K ही माना है। एरिया दोनों को कंबाइन कर दोगे तो A1 प्लस A2 हो जाएगा एरिया, और क्या होता है टेम्परेचर डिफरेंस, तो यही रहेगा, ऐड कर दोगे तब भी यही रहेगा, अपॉन में लेंथ भी यही रहेगी। ये क्या है, ये टोटल कंडक्टर की रेट ऑफ हीट फ्लो है। अच्छा, यहां जो निकाला था इक्वेशन फर्स्ट में, ये क्या है, ये भी तो टोटल रेट ऑफ हीट फ्लो है, टोटल ऊष्मा प्रवाह की दर है, और ये भी वही है, सेम कंडक्टर की है, दोनों सेम होनी चाहिए, होना चाहिए। इसको लेट कर लेते इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको मिटा दें। अरे इतना तो मिटा सकते, लैंग्वेज वाला हेडिंग, लिखने की जगह नहीं ना। चलिए ध्यान देना, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, समीकरण 1 और 2 से हमें क्या मिलेगा, तो बता दिया है कि दोनों टोटल ऊष्मा प्रवाह की दर सेम कंडक्टर की हैं, एक ही चालक की हैं, तो दोनों बराबर हो जाएंगी, दोनों को बराबर रख दो, तो K A1 प्लस A2 θ1 माइनस θ2 बाई L, और यहां से कितना है θ1 माइनस θ2, और ब्रैकेट में, अच्छा इसमें एलसीएम लेके हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अगर इसमें एलसीएम लेकर लिखते हैं तो क्या आएगा, K1 A1 प्लस K2 A2 बनेगा इतना। अब देखो इसमें क्या कैंसिल होगा, L से L हो गया, θ1 माइनस θ2 कैंसिल हो गया, बचा कितना, हमें क्या चाहिए टोटल कंडक्टिविटी निकालनी है ना, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी K की वैल्यू बतानी, तो K की वैल्यू निकालना है, ये A1 प्लस A2 इंटू में ट्रांसफर कर दो, डिवाइड में आ जाएगा, K1 A1 प्लस K2 A2, और ये A1 प्लस A2 इस साइड में आ जाएगा, यही बनेगा। ये हो गई टोटल कंडक्टिविटी हो गई, ठीक है। अब एक क्वेश्चन इनमें से बहुत बनता है, जो कॉमन क्वेश्चन होता है, जो हमने यहां पे कंडक्टर दोनों पैरेलल में ऐड किया, अगर दोनों कंडक्टर की दोनों चालकों के एरिया क्षेत्रफल सेम हो जाएं, जैसे यहां पे दिख रहा है इतना मोटा, ये भी इतना मोटा, दोनों सेम मोटाई के, दोनों का एरिया क्या हो, बराबर हो जाए। इफ A1 इज इक्वल टू A2, दोनों का बराबर मान लिया, A हो जाए, दोनों का एरिया क्या हो जाए, सेम हो जाए,
तो उस कंडीशन में टोटल कंडक्टिविटी K कितनी हो जाएगी? हेंस K इज इक्वल टू K1A और K2A अपॉन A1 प्लस A2। तो A1 A2 सेम हो गए, इतना क्लियर हुआ। ऊपर देखिए A कॉमन हो जाएगा। हाँ, आज आगे बैठे तो आज बोल पाए हो। नीचे हो गया 2A, तो A से कैंसिल हो गया, कितना बचा है? देखो ये फार्मूले देने से मतलब क्या है, अगर मान लो आपसे कहा जाए कि दो कंडक्टर हैं, उन दोनों को पैरेलल ऐड करके उनको हीट सप्लाई की जाए, दोनों की कंडक्टिविटी आपको न्यूमेरिकल में बोल दिया जाए अलग अलग, एरिया अलग अलग बोला जाए, लेंथ दे दी जाए और बोला जाए इन दोनों का टोटल कंडक्टेंस यानी टोटल कंडक्टिविटी कितनी होगी। अगर आपको फॉर्मूला मालूम है तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, इसी को लगाओगे, K1 K2 ऐड कर लोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे। लेकिन शर्त क्या है, वहां बोलना चाहिए क्वेश्चन में कि दोनों के एरिया क्या है, सेम है। अगर दोनों के एरिया बराबर है तभी ये यूज होगा, नहीं तो फिर आप इसको यूज करोगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। ये तीनों तुम लोग हमको नए नए दिख रहे हो। तुम्हारा आज पहला दिन है और तुम्हारा किनारे पहला दिन, नाम इसमें लिखा हुआ है तो लिखवाया तुमने? अच्छा, तो नोट करवा लेना, फॉर्म वॉर्म भरवा लेना, तब नाम लिखवा लेना भैया। तो तीनों लोग इंग्लिश मीडियम की हिंदी मीडियम तीनों, और उधर पीछे इंग्लिश मीडियम है। कहाँ पढ़ते हो? हाँ, केवी। अभी पढ़ रहे हो या पढ़ चुके? अभी पढ़ रहे हो। अच्छा, तो नीट की प्रॉपर प्रिपरेशन कर रहे हो। अच्छा, अभी भूल जाते कितने बच्चे हैं। हमने आपसे कहा था जो बच्चे नीट का इस बार एग्जाम देंगे उनके नाम नोट कर लो। देखो होगा क्या, अभी तो नीट का एग्जाम है नहीं, ठीक है, तो लगभग वही अक्टूबर से करेंगे। अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है, सर भी मना कर रहे थे, तो अक्टूबर से क्या करना है, अक्टूबर लास्ट तक स्टार्ट करेंगे, दीपावली हो जाएगी उसके बाद। जैसे पहले भी हमने कहा था कि बीच बीच में संडे को कुछ क्लास रखी जाएंगी, लेकिन अब सब लोग को बुलाओ तो सब लोग आते नहीं है ना, दिक्कत होती है। तो जो मुझे लगता है आएगा वही जिसको नीट का एग्जाम देना है इस बार, वही आएगा। तो उनको चिन्हित करना चाहते हैं कौन से लोग हैं जिनको इस बार नीट का एग्जाम देना है, यानी 2026 में। ठीक है, उसमें कुछ 12th वाले होंगे, कुछ इसमें 12th पास आउट वाले होंगे, तो जितने हैं वही लोग उसमें आएंगे, बाकी कोई नहीं, क्योंकि उसमें हमें केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवाने जो नीट और जेई में आ चुके क्वेश्चन है। ठीक है, और इसको नोट कर लेना, फिलहाल अभी तो नहीं स्टार्ट होगा, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना है। नहीं अभी नहीं, सर ने मना कर दिया, कहा बच्चे अभी आते नहीं, बारिश वारिश का टाइम रहता है, मौसम खराब है, आधे बीमार है, कुछ सही है, तो ये सब कंडीशन सब अप्लाई होती है। तो अक्टूबर से वही दीपावली के बाद। ठीक है, और आइएगा सभी लोग जो नीट का एग्जाम दे रहा है, सभी लोग आइएगा, ध्यान रखना 1000 क्वेश्चन का टारगेट है कि प्रीवियस ईयर के नीट और जेई दोनों को मिलाना है, प्लस एनसीईआरटी और प्लस एडवांस, दोनों सब क्वेश्चन मिला के 1000 सॉल्व करना है। अब देखना इतने क्वेश्चन से एग्जाम में कितने फंसते हैं।
ये देखना है भैया। कम से कम 2-4 लोग निकले कि लगे कि हाँ इस क्लास से उनका नीट क्रैक हुआ है, तब तो ठीक लगेगा, नहीं तो पढ़ाने का कोई मतलब नहीं थी। नोट हो गया होगा, आप इसको क्लियर कर पाए हो, पढ़ चुके हो। ये आप लोग 11th में हो कि 12th में हो? तीनों बीच में 11th, तब तो तुम्हारे समझ में थोड़ा थोड़ा आया होगा। बाकी आपको अभी 11th क्लास में टीचर्स इसको पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। जब आप आओगे हीट ट्रांसमिशन चैप्टर में आओगे, उसमें ये सब पढ़ाया जाएगा। थर्मल फिजिक्स के अंतर्गत आता है, थर्मोडायनेमिक्स में। आगे बढ़ा जाए, चलिए बताइएगा। पहले तो पूछना है कुछ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब इस चैप्टर में छोटे छोटे 3-4 लॉ बचते हैं, नियम है। जैसे एक आपको बताना है परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या होती है, हिंदी में बोलते हैं आदर्श कृष्णिका। परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या होती है, आदर्श कृष्णिका। किसी ने पढ़ा होगा जरूर इसको, किसने पढ़ा है? नहीं पढ़ा? 11th का टॉपिक है। देखो परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या कहती है, यानी जो कंप्लीट ब्लैक हो। बताइए कोयले से काला क्या होता है? आदर्श कृष्णिका। हाँ वो तो है ही है, लेकिन आपको पता है आइडियल नाम की कोई चीज नहीं होती है, ये भी तो मालूम है। तो फिर बोलिए कोयले से काला क्या होगा? ऐसी चीज बताना है जो आपके लाइफ में वो चीजें आती हैं, यूज होती हैं, आप देखते हो। बताओ कोयले से काला क्या होता है? चलो अच्छा इसको है, तुम्हारी बातें सबसे अलग रहती है। चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए, आप इसको पढ़ के आइएगा, फिर बताइएगा कोयले से काला क्या होता है? नहीं नहीं, वो बोलता ठीक है, बस तुम लोग मजाक में ले लेते हो, और कभी कभी वो जो बोलता है उसके पीछे गहन बहुत बात छुपी होती है, तुम देख नहीं पाते हो। तो इसीलिए कहते हैं उसकी भावनाओं को समझिए पहले। क्यों मैं सही कहा ना? है? तुम्हारा सपोर्ट कर रहे हैं फिर भी तुम नहीं बोल रहे हो। चलो देखो, अच्छा परफेक्ट ब्लैक बॉडी समझना इसको क्या होता है। अच्छा नाम से तो पता चल रहा है कि जो पूरी तरह से काली हो ऐसी बॉडी की बात करने जा रहे हैं। परफेक्ट ब्लैक बॉडी का मतलब हो गया एक ऐसी बॉडी जिस पर एमिटेड सभी रेडिएशन को वो एब्जॉर्ब कर ले। आपको ऐसे पता होना चाहिए, हम लोग गर्मियों में लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं और ठंडी में डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं, ऐसा है। इसका रीजन भी तो है, आपको पता भी है रीजन कि डार्क कलर क्या करता है, रेडिएशन को यानी हीट को एब्जॉर्ब करता है, और जो लाइट कलर होगा वो उतना ही कम एब्जॉर्ब करेगा। ऐसा नहीं कि वो एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। अगर वो एब्जॉर्ब ही ना करे तो आप सबसे जो लाइट कलर है व्हाइट उसको पहन लो, आपको ठंडी लगनी चाहिए, फिर ऐसा नहीं होता है। तो कहने का मतलब है जिस बॉडी का कलर जितना डार्क होगा वो उतना ही ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ पे परफेक्ट ब्लैक बॉडी मीन्स हो गया कि जिस पर एमिटेड सभी लाइट को क्या करे, वो पूरी की पूरी हीट को एब्जॉर्ब कर ले। जितनी लाइट रेज आती हैं उस पर पड़ेंगी, सभी को एब्जॉर्ब कर ले और एक भी वेव बाहर ना जाने पाए। कोई भी लाइट रेज क्या हो उससे रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए,
तो उस बॉडी को बोलते हैं परफेक्ट ब्लैक बॉडी। और इसी प्रिंसिपल पर काम कर रहा है, जैसे बोला था ना सबसे हॉट प्लैनेट कौन सा है, इसी पर बेस्ड हो गया वो। जैसे वो कोयला बनाने वाली भट्टी देखा है जिसमें वो लकड़ी वाला कोयला बनता है, कहीं कहीं देखा होगा, ऐसे ऐसे बनाते हैं, अंदर सब लकड़ियों को भर देते, देखा लकड़ियां ऐसे भर देते हैं, सब लकड़ियां भर देंगे और ऊपर से ऐसे मिट्टी से कवर कर देंगे और बीच बीच में दीवार पे होल होते हैं, है ना, और इसके अंदर आग जला दी जाएगी और आप देखोगे आग जलती हुई नहीं दिखाई पड़ेगी बाहर से, सिर्फ धुआं निकलता हुआ दिखेगा इन होल से। अब सवाल ये है कि इसको अंदर से, ये बाहर से कवर क्यों कर दिया गया? कवर इसलिए किया गया अंदर की जो अच्छा जो करता है उसको भी नहीं मालूम होता कि हम क्यों कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए, आप पढ़ाई कर रहे हो तो ध्यान देना। जब पूरा इसको कवर कर दिया तो अंदर जो हीट वेव जनरेट होंगी, जितनी हीट वहां से प्रोड्यूस होगी वो टोटल इस दीवार से रिफ्लेक्ट होके अंदर ही इकट्ठा होती रहेगी और बिल्कुल भी हीट बाहर नहीं जा पाएगी, यानी कि अंदर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, इतना ज्यादा कि अगर कोई आयरन मेटल फेंक दो, कोई मेटालिक रॉड फेंक दो, मेल्ट हो जाएगी। और बाहर से टेम्परेचर एकदम शांत दिखता है और अंदर का टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस के आसपास, बहुत ज्यादा। तो इसी तरह की होती है परफेक्ट ब्लैक बॉडी, ये भी ब्लैक बॉडी की तरह काम करती है। देखा है ना, गर्मियों में भैंस को गर्मी ज्यादा लगती है ना, क्यों? क्योंकि वो काली होती है। तो आप अब इसमें कुछ लोग सोचेंगे ऐसा इंसानों में भी होता होगा, होता है लेकिन बहुत नॉर्मल होता है। तो कुछ लोग दिमाग लगाएंगे, जो लोग बहुत गोरे होते हैं उनको तो गर्मी में ठंडी लगती होगी, फिर ऐसा नहीं है भैया, गाल लाल हो जाते हैं वो टेम्परेचर से है भैया। जो हीट वेव चलेंगी तो उनकी स्किन पर पड़ती, जैसे आपकी भी स्किन है। अब होता क्या है, आपकी बॉडी पे ब्लैक पिगमेंट ज्यादा है, ये गोरा काला होना जो होता है ना, ये ब्लैक पिगमेंट से होता है, बॉडी में पिगमेंट होते हैं ना। अच्छा, आपने कभी देखा है जो फॉरेनर्स होते हैं उनकी बॉडी पे बहुत बहुत ज्यादा ब्लैक स्पॉट हो जाते हैं ना, ऐसे, जिसको आप क्या बोलते हैं, तिल बोलते हैं, है ना। आपके बॉडी में कहीं एक दो होंगे, उनकी बॉडी पे बहुत सारे होते हैं। ये कहां से आ जाते हैं? जो ब्लैक पिगमेंट होता है वो धीरे धीरे छोटे छोटे पॉइंट के रूप में इकट्ठा होता चला जाएगा, उन्हीं को हम बोल देते हैं कि ये तिल है। अब कुछ लोग बोलते हैं यहाँ तिल है तो बहुत अच्छा होता है, कुछ लोग खराब होता, ऐसा कहीं कुछ नहीं है, सब कहावतें होती है। तो ब्लैक पिगमेंट है तो इसका उसमें इकट्ठा हो जाएगा। तो फॉरेनर्स में ज्यादा होता है, आप में कम होता है, ऐसा क्यों? ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। अभी जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को आप एसी में रख दो, कंटिन्यू एसी में रख दो, टेम्परेचर के कारण क्या होगा, कुछ दिन में उसका कलर फेयर हो जाएगा, होता है ऐसा। और एक बढ़िया से बढ़िया सुंदर आदमी को धूप में टहला दो, तुम्हें डेली धूप में टहलना है, अभी देखोगे 15 दिन में वो काला हो जाएगा। इसे नहीं, 2 घंटे नहीं, 2 घंटे में तो सिर्फ उसकी स्किन रेड हो जाएगी। रेड क्यों होती है? क्योंकि टेम्परेचर जब इंक्रीज करेगा बॉडी का तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, उसकी वजह से आपको स्किन रेड दिखेगी। धड़क में लगता है वो भैया, ब्लड प्रेशर से होता है। जैसे बॉडी का प्रेशर इंक्रीज करेगा तो आपकी बॉडी पे रेडनेस आ जाएगी। इन्होंने कहा कि जब धूप में चलते हैं क्या तभी ऐसा होता है? ऐसा तो है नहीं। कभी मान लीजिए अचानक से कोई व्यक्ति डर जाए, जैसे इन्होंने कहा कि जो गोरे होते हैं उनके स्किन रेड हो जाती है, अरे उसको देखिए, कभी वो अचानक से डर जाए तो डरने पर भी स्किन रेड हो जाती है, क्योंकि उस समय भी ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा अंदर से। कभी दौड़ के आइए, उस समय भी हार्ट बीट बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, तब भी ऐसा ही कंडीशन होगी। ये केवल धूप से ही नहीं है, बस एक काम करना है, बीपी को बढ़ा देना है। अच्छा, नॉर्मल व्यक्ति का बीपी कितना होता है? 72 120।
हाँ तुम बताओ। 120/80, इसका क्या मतलब है? 120/80 क्या है? 120/80 का मतलब क्या है? हाँ। अच्छा, इनका कहना है कि जैसे हार्ट बीट नॉर्मल 80 होती है और हाई जो होती है 120 होती है। अगर इससे ऊपर हो गया तो क्या होगा? आदमी मर जाएगा। हाँ, फिर क्या होगा? मतलब ये माना जाता है कि अगर 80 से 120 है तो व्यक्ति का ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। इससे नीचे आएगा तो लो हो गया, इससे ऊपर जाएगा तो हाई बीपी हो गया। ठीक है। जब बीपी लो होगा तो आपको बिल्कुल आपको लगेगा कि मेरी बॉडी बिल्कुल कैसी हो गई, बिल्कुल सुस्त मालूम पड़ती है। वही चीज है। और अगर बीपी हाई हो गया तो हाइपर टेंशन, मतलब टेंशन ज्यादा हो जाएगा। हाँ, ये तो बेचैनी होने लगती है। जैसे कभी किसी ने लॉन्ग रेस की है, मतलब दौड़ की है, लंबी दौड़, और वो भी दौड़ कौन सी? जब कंपटीशन वाली हो। आप दौड़ते हो और पूरी तरह से आप थक चुके हो, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि थोड़ा सा दौड़ना है अभी। वो कंडीशन आपको लगता है कि बस यही रुक जाओ या तो हम बच जाएंगे तो मर जाएंगे, ऐसा लगता है। वो होता है हाइपरटेंशन, बेचैनी। और वो मैक्सिमम होता है कभी जब रेस होती है, मैराथन रेस। कभी पुलिस की रेस देखा है? नहीं देखा होगा। जो बच्चे तैयारी करते हैं, पुलिस का एग्जाम देते हैं, फिर उनकी रेस होती है 5 किलोमीटर की। हम भी देने गए थे 2013 में। बता रहे हैं, उसमें ऐसे राउंड होता है, गोलाकार चक्कर होता है, और वो चक्कर 800 मीटर का था, 800 मीटर का था। और लगाने थे हमको है? नहीं, ये तो हम एग्जैक्ट आपको बता नहीं पा रहे हैं। 12 राउंड लगाने थे, ये मुझे एग्जैक्ट मालूम है। 800 मीटर का नहीं रहा होगा, फिर शायद 400 मीटर का रहा होगा, क्योंकि पूरा जब दौड़ना होता है वो 5 किलोमीटर रेस है। पुलिस की रेस 5 किलोमीटर, लड़कियों के लिए 2.5 किलोमीटर है। ठीक है। और वो 5 किलोमीटर की रेस कंप्लीट करनी आपको आधे घंटे, लेकिन अब आधे घंटे में नहीं, शायद 28 मिनट शायद देते हैं। 28 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। अब मुझे क्या हुआ, मेरे 8 चक्कर कंप्लीट हो गए। सबसे बड़ी मुश्किल क्या होती है, वहां जब चक्कर लगाने पड़ते तो आपको पहले दिमाग में सोच लेना है कि भैया एक चक्कर इतने मीटर का है, तो हमें कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे कि हमारी रेस कंप्लीट होगी। उसके लिए आपको कोई बताने नहीं आएगा कि कोई देख रहा है। सारे ऑफिसर्स अपने ऑफिस में बैठे होते हैं। बस आपको आपके पैर में चिप बांध दी जाएगी, और जैसे मान लो यहाँ एंट्री गेट है, यहाँ से दौड़ना है, ऐसे घूम के आना है, तो यहाँ पे एक सीट पड़ी होती है, वो सीट उस चिप से कनेक्ट होती, कुछ ऐसा रखते हैं सिस्टम। जब आप दौड़ के आओगे फिर यहीं से, तो चिप में एक नंबर काउंट हो जाएगा कि आपको एक चक्कर हो गया। तो आप कुछ भी करिए, हम कहते हैं आगे जाके तुम वापस आ जाओ, तुम बैठ जाओ, चाय पियो, आराम करो बैठ के, उससे मतलब नहीं है। जब नहीं, अच्छा इन्होंने दिमाग लगाया, आगे गए फिर पीछे आ जाए, इन्होंने ऐसा कहा। ऐसा नहीं है। वो जब जाओगे तो पैर में जब चिप बांधते हो ऐसे डायरेक्शन में ही बांधते हैं। अच्छा बताइए, जब आप दौड़ना स्टार्ट करते हो, मेरे ख्याल सबसे पहले पैर आपका दायां पैर बाहर होता होगा। आप दौड़ के देख लीजिए, आप इमेजिन कर लीजिए, होता है ऐसा। चिप भी वहीं बांधेंगे, और जब बैक आप लोगे तो हमेशा बायां पैर जाएगा आपका। यहां भी फिनिश लगती है, पैर में भी। हाँ, आप काउंट कर रहे हैं, करके देख लो, आप इमेजिन करके देख लो कि मुझे पीछे जाना है तो कौन सा पैर उठाएंगे हम, आगे बढ़ना है तो कौन सा। नहीं, देखो आपने दिमाग में सोचा कि हम ऐसी गणित लगा लेंगे, बट बॉडी आपकी ऐसा करने के लिए आपको अलाउ नहीं करेगी। अच्छा, एक प्रैक्टिकल मुझे करके आप दिखा दो, हम मान लेंगे।
जैसे मान लो इन्होंने कहा कि हम ऐसा कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। चलिए अच्छा प्रैक्टिकल करके देखिए। जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं कि ये उंगली को आप ऐसे घुमा रहे हो, ठीक है, ऐसे घुमा रहे हो, ठीक है, ध्यान रखना, एक उंगली एक डायरेक्शन में घुमाइए और दूसरी उंगली इसके उल्टी घुमाइए, दोनों साथ साथ करके दिखाइए। पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है ना? तो फिर नहीं, नहीं पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। बॉडी का माइंडसेट ही वैसे वर्क करता है। इन्होंने जो बोला है ना, अगर आपने ऐसा किया, आगे गए पीछे आ गए, तुरंत आप पकड़ जाओगे। और दूसरी चीज है, नहीं उल्टा चल रहा है। हमने कहा साथ साथ, जैसे ये उंगली आज चली, अगर ये ऐसे जा रही थी, ऐसे एक साथ करना, नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया ऐसे करने का, तो आप समझ गए होंगे इन चीजों से। अब वहां पे जो लोग दौड़ते हैं राउंड पे, समझ लीजिए मैंने आंखों से अपने देखा, मेरे 8 राउंड हो गए थे, 9वें राउंड में जवाब दे रहे थे पैर, और 10वें राउंड में यही हुआ कि या तो हम बचेंगे तो मर जाएंगे, और 11वें राउंड में हम बैठ गए। एक राउंड बचा था। जो लंबी रेस रहती है उसमें पहले, अच्छा दिक्कत क्या हुई मेरे साथ, अब इतना जब मैंने दौड़ लगाई और हुआ क्या कि मुझे प्रैक्टिस तो थी नहीं, मैं कभी दौड़ा नहीं हूँ, ऐसे दोस्तों के साथ चला गया था रेस मारने, पेपर हो गया था, मुझे चला लगा चलो खेल खेल में हो जाएगा। उसके बाद जब वो आ गया तो मैंने 2 बार दौड़ते हुए पानी पी लिया था, जगह जगह पर पानी रखा होता है। अब पानी पी लिया, इतना तेज दर्द हो रहा है, पेट पकड़ के बैठ गया। अच्छा और सुनो, कुछ लोग को दौड़ते देखोगे तो आप हंसोगे, मतलब उनको जुनून होता है कि मुझे रेस पार करनी, लेकिन बॉडी साथ नहीं दे रही होती है, गिर पड़े हैं लेकिन लेटते हुए जा रहे हैं, ऐसे 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 जा रहे हैं, बस उनको पार करना है। लेकिन भैया टाइम निकलता जा रहा है, इसको नहीं कंप्लीट कर सकते। एम्बुलेंस भी खड़ी होती, कुछ लोग बेहोश हो जा रहे हैं, दौड़ नहीं पा रहे हैं, जो बेहोश हुआ तो उठा के एम्बुलेंस में डाला, ट्रीटमेंट शुरू। ऐसा रियल में होता है, मतलब उनकी जो नॉर्मल हार्ट बीट है उससे ज्यादा हो जाती, और ये हकीकत है, कुछ लोग मरते भी हैं, ऐसा नहीं है। कभी मैराथन दौड़ के देखिए, अगर आपने नहीं दौड़ा और दौड़ रहे हो तो मर जाओगे। तो देखो अच्छा, बहुत सारी बातें हो गई, अब आप बात थोड़ा इसकी कर लेते हैं, काले घोड़े की बहुत सारी बातें हो गई। हिंदी में बोलते हैं इसको आदर से कृष्णिका, भगवान कृष्ण के नाम पर रखा गया। कृष्ण मतलब होता है काला, यानी कृष्ण भगवान काले थे। काले थे कि नहीं थे? वो सांवले थे। हाँ, वो परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं थे, है ना। अब ध्यान देना, हमने आपको जो बात बोली है कि परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या होगी, जिस पर ट्रांसमिट सारी हीट वेव को एब्जॉर्ब कर लेगा और 1% वो हीट वेव को बाहर नहीं जाने देगा, उस बॉडी को बोलेंगे परफेक्ट ब्लैक बॉडी। होता कैसे, हम एक डिजाइन बना के दिखाते हैं। मान लो कुछ इस शेप का है, ऐसा, ये पूरी बॉडी क्या होती है, ऐसे ये पूरी बॉडी इंसुलेटर होती है। इंसुलेटर क्यों रखते हैं, ताकि अंदर की जो रेडिएशन अंदर गए, बाहर नहीं आ सकती। और यहाँ पे एक लगाते हैं कोन टाइप का, कोन शेप का कोई ऑब्जेक्ट लगा दिया, कोई रेडिएशन इसमें इंटर करेगी ऐसे। अब आप बताइए, यहाँ पे देखिए किसी एंगल पर इसका सरफेस बेंड है, तो यहाँ पे ऐसे ये इसमें बेंड होता रहेगा, ठीक, और कभी भी ये रेडिएशन बाहर नहीं जा पाएगी, इसी के अंदर घूमती रहेगी और लगातार इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा, बट कभी ये रेडिएशन बाहर नहीं आ पाएगी। तो इस बॉडी को बोलेंगे परफेक्ट ब्लैक बॉडी, यानी ये टोटल एमिटेड हीट को एब्जॉर्ब कर लेगी। एब्जॉर्ब टोटल कौन,
अरे बाहर चली गई तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं होगी फिर। तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी का मतलब क्या है कि सारी वेव को अंदर रखना है। क्या आंसर है? उसने अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मतलब कोई क्वेश्चन पूछ दे तो हंसोगे? अरे क्वेश्चन क्वेश्चन होता है भाई। हर इंसान के दिमाग में क्वेश्चन किसी भी टाइप का आ सकता है। अगर वो क्वेश्चन उसको परेशान कर रहा है तो पूछना चाहिए। गलत बात तो तब है जब क्वेश्चन ना पूछे, अपने मन में रखा रहे इंसान, लेकिन पूछता है तो अच्छी बात है। तो टोटल क्या लिखा? एब्जॉर्ब टोटल एमिटेड हीट वेव। टोटल एमिटेड हीट वेव को क्या करे? एब्जॉर्ब कर ले। तो इस बॉडी को क्या बोलेंगे? परफेक्ट ब्लैक बॉडी। और परफेक्ट ब्लैक बॉडी की एब्जॉर्प्शन पावर क्या होती है? एब्जॉर्प्शन पावर ऑफ परफेक्ट ब्लैक बॉडी। तो भैया याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, बहुत बार पूछा जा चुका है। एक आदर्श कृष्णिका की, एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी की जो अवशोषण क्षमता होती है, एब्जॉर्प्शन पावर मींस अवशोषण क्षमता, कितनी होती है? 1 होती है, याद रखना। इसके बाद बस इतना हो गया, ये आदर्श कृष्णिका हो गई। और कृष्णिका पर जो पूरा डिटेल हम लोगों ने पढ़ा, आपको वो भी मालूम हो गया कि होता क्या है। इसी पर बेस्ड है किरचॉफ लॉ, पढ़ा है आपने? किरचॉफ का नियम। किरचॉफ लॉ क्या कहता है? अगर किसी परफेक्ट ब्लैक बॉडी पर कोई हीट वेव आकर एमिट हो रही है तो उस वेव की जो एमिशन वेवलेंथ होगी, या फिर आप कह सकते हो एमिटेड वेवलेंथ होगी, और उसकी एब्जॉर्प्टिव वेवलेंथ, इसका मतलब क्या होता है इसको समझिए पहले। जो लाइट वेव आकर बॉडी पर एमिट होगी, गिरेगी आकर के, उसकी वेवलेंथ ई लेमडा। ई लेमडा मतलब एमिटेड वेवलेंथ, और ए लेमडा मतलब लाइट वेव को ब्लैक बॉडी ने कितना एब्जॉर्ब किया है, वो है एब्जॉर्प्टिव वेवलेंथ हो गई। इन दोनों का जो रेशियो होता है वो टोटल ब्लैक बॉडी की रेडिएंट एनर्जी के वेवलेंथ, यानी ई लेमडा कैपिटल ई। कैपिटल ई क्या है? टोटल रेडिएंट एनर्जी का वेवलेंथ हो गया ब्लैक बॉडी का, इसके इक्वल रहेगा, ध्यान रखना। एमिसिव वेवलेंथ, एब्जॉर्प्टिव वेवलेंथ, दोनों का रेशियो क्या होगा? आप कह सकते हो ये कांस्टेंट होगा, ई लेमडा के इक्वल होगा। बस इतना याद रखना है। और ये वाला आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद स्टीफन्स लॉ किसी को मालूम है? बोलो। स्टीफन्स लॉ क्या होता है? स्टीफन्स लॉ है, अगर किसी भी बॉडी को आपने कैपिटल क्यू हीट दिया, अगर किसी बॉडी को कैपिटल क्यू हीट सप्लाई किया, तो हीट सप्लाई करने से क्या होगा? जिस बॉडी पर हीट सप्लाई होगी उस बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, होगा। लेकिन हम किसी अलग बॉडी की बात नहीं कर रहे हैं, हम परफेक्ट ब्लैक बॉडी की बात कर रहे हैं। और ब्लैक बॉडी का मतलब क्या है? जितनी हीट वेव जाएगी उससे कई गुना ज्यादा उसके अंदर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो कितना इंक्रीज होगा? सप्लाइड हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एमिटेड हीट की पावर 4। जो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा एमिटेड हीट से, उसकी 4th पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये टी की पावर 4, टी क्या है? इसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं। किसका? ब्लैक बॉडी का। टी क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी। आदर्श कृष्णिका का ये परम ताप है, परम शून्य ताप कह सकते हो। परम ताप हमने लिखा है यहाँ पे, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर नहीं लिखा है।
और क्यू क्या है? जो आपने हीट बॉडी को सप्लाई किया था, तो क्यू क्या है? ये हो गई भैया सप्लाइड हीट हो गई। तो याद रखना, जितनी हीट दोगे उससे जो टेम्परेचर इंक्रीज होगा ब्लैक बॉडी का, उसकी फोर्थ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और जब प्रोपोर्शनल साइन को हम हटाते हैं तो आपको मालूम है कांस्टेंट आता है। यहां स्टीफन ने कांस्टेंट दिया है सिग्मा, और सिग्मा को बोलते हैं स्टीफन कांस्टेंट बोलते हैं। इसकी अपनी एक परफेक्ट वैल्यू होती है, आपको बतानी है परफेक्ट वैल्यू इसकी कितनी होती है, और इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी डायमेंशन क्या होगी, ये सारी चीजें आपको बतानी है। टाइम बोलो कितना? 51 हो गया, ये हो गया ना। इसमें तो कुछ था नहीं ज्यादा कुछ, ये छोटे छोटे लॉ थे उन्हीं को बताना था। ऐसे तो अभी और है, न्यूटन कूलिंग लॉ है, पढ़ा है? न्यूटन का शीतलन नियम नहीं पढ़ा है, पढ़ लीजिएगा, छोटा सा है, इसको पढ़ाएंगे नहीं अभी। हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स की, मिटा रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स क्या, कुछ लोगों ने पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी बोलते हैं हिंदी में। चलिए बताइए थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम क्या होता है, निकाय क्या होता है? हिंदी में निकाय बोलते हैं और इंग्लिश में सिस्टम बोलते हैं। कई सारे सिस्टम पढ़े होंगे आपने, जैसे आइसोलेटेड सिस्टम पढ़ा होगा। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? विलगित निकाय बोलते हैं। हिंदी बड़ी कठिन है भैया, विलगित निकाय, कुछ लोग को समझ में नहीं आएगा विलगित क्या है। ये आइसोलेटेड सिस्टम, हाँ भैया फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर केमिस्ट्री मान लो खाना बनाने वाले एंजाइम है, तो फिजिक्स है उसमें जो कंपोनेंट यूज हुए, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। हाँ चलिए बताइएगा, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? बोलो, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम बोलते हैं हिंदी में। यह कहा है तुम ले हो? कह रहे हैं, फिर से बोलो। नहीं, किसको बोला है? कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, किसको बोल रहे हो? एनर्जी को बोल रहे हैं। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना? ओनली इट इज कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये क्या है बताओ, कौन सा लॉ है? ये जीरो प्लस शायद होगा, कोई बताए कौन सा नियम है? कौन सा? ऊर्जा संरक्षण का नियम है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है, इसको केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जैसे आप की बॉडी में जो एनर्जी है ना, है कि नहीं है? एक, अब मुझे उस विद्वान का नाम नहीं मालूम है, उसने कहा था उसने कहा था, क्या कहा था मुझे याद करना पड़ेगा थोड़ा सा, 1 मिनट तो लेंगे ही। लाइफ इज मोशन एंड डेथ इज रेस्ट।
जो जीवित है, जो लाइव है, वही मोशन में है, और जो मर गया वो रेस्ट में आ गया। समझे? छोटा है लेकिन अच्छा है समझने के लिए। तो क्या बताने जा रहे थे उसके पहले? कुछ बताने जा रहे थे ना? है? नहीं, उसको छोड़ो, कुछ और बताने जा रहे थे। टॉपिक अरे कुछ और था। ये तो बता चुके हैं, छोड़ो, अब मैं भूल गया हूँ क्या बताना था। इसको देखो, थर्मोडायनेमिक्स का जीरोथ लॉ क्या होगा। इसमें बोला गया है, ध्यान से सुनना, कोई इसमें फार्मूला नहीं है, केवल बस एक प्रोसेस होता है। मान लीजिए ये हमारे पास भैया ये दो सिस्टम है, दो निकाय है, एक हो गया ए और एक हो गया बी। अगर मान लो इसमें कोई गैस हमने फिल कर दिया, एक इसमें गैस को फिल कर दिया, इसके ये जो दीवार है, वॉल है, ये पूरी की पूरी इंसुलेटेड है, कुचालक दीवार है। जैसे आपके घर में रखी हुई फ्रिज की जो वॉल होती है, अंदर जो हीट बन गई वो बाहर नहीं आती, और बाहर की जो हीट है वो अंदर नहीं जा पाती, तो इसकी वॉल कैसी होती है? इंसुलेटर होती है। कभी खोल के देखना, उसमें बीच में थर्माकोल भर देते हैं इंसुलेटर को बनाने के लिए। तो वैसे यहां पर भी ये वॉल कैसी है, इसकी दीवार कैसी है? इंसुलेटर हो गई, कुचालक बना दी। कुचालक क्यों बनाई गई? कि यहाँ पे सिस्टम का और बाहर जो एटमॉस्फेयर है, दोनों के बीच में हीट का ट्रांसमिशन ना होने पाए, इसलिए दीवार को कैसा बनाया गया? कुचालक बना दिया गया, इंसुलेटर बना दिया गया। तो जीरोथ लॉ क्या कहता है? अगर कोई दो सिस्टम एक दूसरे से इक्विलिब्रियम स्टेट में है, टेम्परेचर के साथ, तापीय साम्य में है, हिंदी में कहते हैं तापी साम्य, टेम्परेचर इन इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, किसमें? टेम्परेचर में। दोनों के टेम्परेचर किसमें? इक्विलिब्रियम का मतलब अपनी लैंग्वेज में बताओ ना। दोनों के टेम्परेचर सेम होंगे। तो अगर मान लीजिए हम यहां पे इसकी वॉल को बना देते हैं, इंसुलेटर हटा करके कंडक्टिव वॉल हमने बना दिया। ये वॉल कैसी है? कंडक्टिव वॉल है, यानी सुचालक दीवार है। और ये कैसी है? हाँ, इंसुलेटर हो गई। तो इंसुलेटर बॉडी वॉल है ए और बी के बीच में, क्या इन दोनों के बीच में हीट का ट्रांसमिशन हो सकता है? अभी हो सकता है इस कंडीशन में? नहीं हो सकता। दोनों में हीट का ट्रांसमिशन होने के लिए जो बीच की वॉल है कैसी होनी चाहिए? इंसुलेटर होनी चाहिए, वो कंडक्टिव वॉल होनी चाहिए। अगर कंडक्टिव वॉल है तो दोनों में एक दूसरे में हीट ट्रांसमिट हो जाएगी। इन्होंने कहा ऊपर कंडक्टिंग वॉल है, तो भैया यहां से एटमॉस्फेयर और सिस्टम ए के बीच हीट का ट्रांसमिशन होगा, यहां सिस्टम और इसके बीच में, तो इन दोनों में कैसे अदला बदली होगी? सर ऊपर से हो जाएगी। अगर एक किसी दूसरे चीज के बराबर है और दूसरी चीज, भैया सुनो, इन्होंने कहा कि इससे हीट निकल के बाहर आएगी और इससे अंदर चली जाएगी। ये तब होगा अगर मान लीजिए ये दोनों सिस्टम ए और बी एक थर्ड सिस्टम सी के साथ इक्विलिब्रियम स्टेट में हो। ये थर्ड सिस्टम हो गया सी। अब सी के साथ ए और सी के साथ बी, दोनों के बीच में इंसुलेटेड वो कंडक्टिव वॉल है। अब ए से सी में हीट का ट्रांसमिशन होगा और सी से बी में होगा, तो क्या होगा? ए और बी के बीच में हीट का ट्रांसमिशन हो जाएगा। अब ऐसा पॉसिबल है?
इसमें जाएगी और सी से, यानी क्या है, टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी हो जाएगा, और टेम्परेचर सी इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ, इन दोनों इक्वेशन को जरा ध्यान से देखिए, एक साइड सेम है तो दूसरा ये सेम हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं टी ए इज इक्वल टू टी बी। तो बताइए इस कंडीशन में ए और बी के टेम्परेचर सेम हो जाएंगे, हो जाएगा। भाई अगर आपको प्रैक्टिकली नहीं समझ में आ रहा है तो इक्वेशन से तो दिख रहा है ना, दोनों के टेम्परेचर सेम हो जाएंगे। यही क्या है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। बस इतना जानना था कि अगर दो बॉडी है, दो सिस्टम है, दोनों के साथ हीट का ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, तो एक थर्ड सिस्टम को ले आओ, एक थर्ड सिस्टम को लगाएंगे जिसके बीच की वॉल कंडक्टिव वॉल होनी चाहिए, सुचालक दीवार हो, तो उसके द्वारा क्या होगा, इनमें हीट का ट्रांसमिशन हो जाएगा, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हीट ट्रांसमिट हो जाएगी, और कुछ समय के बाद ए और बी दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएंगे। तो बस इतना आपको नोट करना है, और एक बार टाइम मिले तो आप इसका स्टेटमेंट अगर लगे भूल जाओगे तो बुक से आप एक बार पढ़ लेना, बाकी है इतना ही, बस ये आपको याद रखना पड़ता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, या फिर उससे पहले पढ़ेंगे किसी सिस्टम पर कितना वर्क होगा, वर्क डन बाय अ सिस्टम ऑफ गैस। मान लो कोई सिस्टम है गैस का, उस पर आपको वर्क करना है तो कितना होगा, पहले वो कैलकुलेट करेंगे, देन उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आएंगे, और उसके बाद फिर थर्मोडायनेमिक्स के प्रोसेस देखेंगे, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, पढ़ा है ना सब, नाम सुने कि नहीं सुने, समायतनिक, समदाबी, समतापी प्रक्रम, ये सब पढ़े होंगे, इनको पढ़ना है। और फिर एक इसी में होता है रुद्धोष्म प्रक्रम, आइडियाबैटिक प्रोसेस है, तो आइडियाबैटिक और दूसरा कौन सा है, साइक्लिक, तो सिंपल्स है। इन दोनों में जो वर्क डन होगा उसको निकालना पड़ेगा, उसका फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें 3 से 4 कॉन्सेप्ट बनते हैं, उसके क्वेश्चन आते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कल शायद पढ़ने को मिल जाएगा। बस आज के लिए इतना ही रहेगा।